नमस्कार। आज हम भारत की राजनीति की एक ऐसी शख्सियत की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही शक्ति, विवाद और एक अभूतपूर्व सफर की तस्वीरें शायद जहन में आती हैं। इंदिरा गांधी। हाँ, इंदिरा गांधी, भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, जिन्हें आयरन लेडी भी कहा गया। बिल्कुल। हमारे पास उनकी जीवनी पर आधारित एक विस्तृत स्रोत सामग्री है रेडियो पाठशाला के यूट्यूब प्रस्तुतिकरण से। ये उनके बचपन से लेकर राजनीतिक शिखर और फिर दुखद अंत तक सब कुछ समेटती है। तो आज इस चर्चा में हमारा मकसद यही है कि इस सामग्री के जरिए इंदिरा गांधी के जीवन के अहम मोड़, उनके फैसलों के पीछे की सोच और उनके नेतृत्व की जो जटिल परतें हैं उन्हें थोड़ा समझें। हाँ, और ये सफर वाकई दिलचस्प है। कैसे एक बच्ची जो अक्सर अकेली रहती थी, पिता जेल में, माँ बीमार, वो आगे चलकर भारत की सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक बनी। ये अपने आप में एक कहानी है। तो शुरुआत करते हैं 1917, इलाहाबाद आनंद भवन। घर का माहौल एकदम राजनीतिक। पिता जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता सेनानी, जी। दादा मोतीलाल नेहरू, फिर गांधी जी, बोस जैसे बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता था। तो वो बचपन से ही इन सबके बीच थी। बिल्कुल। और ये माहौल अनजाने में ही शायद उनमें वो राजनीतिक चेतना, वो संघर्ष के बीज बो रहा था। लेकिन ये भी सच है, जैसा स्रोत बताता है, कि पिता की व्यस्तता, उनकी जेल यात्राएं, माँ कमला नेहरू की बीमारी, इन सब के कारण उनका बचपन अकेलेपन से भी भरा था। थोड़ी कठोरता भी थी। शुरुआती शिक्षा इलाहाबाद, देहरादून में, फिर शांति निकेतन गई। सुनाए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें देख के कहा था कि ये बड़ी जिम्मेदारियां निभाएंगी। हाँ, ऐसी बातें कही जाती हैं। और छोटी उम्र में ही उन्होंने वो वानर सेना बनाई थी, स्वतंत्रता आंदोलन में मदद करने के लिए। ये दिखाता है कि वो बचपन से ही एक्टिव थी। और फिर माँ कमला नेहरू का निधन, वो खुद उस वक्त काफी युवा थी। जाहिर है ये एक बड़ा आघात रहा होगा। बहुत बड़ा आघात। लेकिन शायद इसी घटना ने उनकी जो इच्छा शक्ति थी और आत्मनिर्भरता, उसको और मजबूत किया। कहते हैं ना, शुरुआती झटके इंसान को या तो तोड़ देते हैं या फौलाद बना देते हैं। सही बात है। इसके बाद उनकी पढ़ाई का सफर आगे बढ़ा, इंग्लैंड तक, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। जी। वहां उन्होंने राजनीति इतिहास पढ़ा, और सिर्फ किताबों से नहीं, यूरोप की जो बदलती राजनीति थी, द्वितीय विश्व युद्ध की आहट, फासीवाद का उदय, उसे करीब से देखा। इसका क्या असर हुआ उनकी सोच पर? देखिए, इसका बहुत गहरा असर पड़ा। और इसी दौरान पिता पुत्री का रिश्ता और गहरा हुआ। नेहरू जी जेल से लगातार चिट्ठियां लिखते थे। हाँ, वो ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वाली चिट्ठी। बिल्कुल। वो सिर्फ पिता के पत्र नहीं थे, वो एक तरह से विश्व इतिहास, राजनीति, दर्शन, इन सब पर एक संवाद था। इसने इंदिरा की जो बौद्धिक क्षमता थी, उनका जो वर्ल्ड व्यू था, उसको गढ़ा। और यूरोप के अनुभव ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो पेचीदगियां होती हैं, उनसे सीधा वाकिफ कराया। सेहत की दिक्कतें तो थीं, पर वो जूझती रहीं। और भारत लौटकर वो सीधे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। खासकर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें उनकी सक्रियता साफ दिखती है। हाँ, बिल्कुल। अब वो सिर्फ नेहरू की बेटी नहीं थी, वो खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थी। और इसी दौर में फिरोज गांधी से उनकी नज़दीकियां बढ़ीं। जान पहचान तो पहले से थी। फिरोज गांधी जो पारसी थे और राजनीतिक रूप से भी सक्रिय थे। जी हाँ। फिर 1942 में दोनों ने शादी कर ली। उस समय के हिसाब से ये काफी साहसिक कदम माना गया। अंतरधार्मिक विवाह था। हाँ, काफी चर्चा हुई थी इस शादी की। विरोध भी हुआ कुछ हद तक। फिर उनके 2 बेटे हुए, राजीव और संजय गांधी। हालांकि आगे चलकर इंदिरा और फिरोज गांधी के बीच राजनैतिक मतभेद भी उभरे, खासकर तब जब फिरोज एक सांसद के तौर पर सरकार की आलोचना करते थे। अपनी ही सरकार की। हाँ, अपनी ही सरकार की। लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई। आजादी के बाद शुरुआत में उन्होंने कोई औपचारिक पद नहीं लिया, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू के साथ एक अनौपचारिक सहायक के तौर पर काम करती रहीं। प्रशासन, कूटनीति, ये सब करीब से देखा। ये एक तरह की ट्रेनिंग थी, कह सकते हैं। फिर 1955 में वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य बनी। और फिर 1959 में एक बड़ा पड़ाव आया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं, सिर्फ 42 साल की उम्र में। हाँ, और इस पर कुछ लोगों ने भाई भतीजावाद का आरोप भी लगाया कि नेहरू की बेटी होने की वजह से ये पद मिला। लेकिन स्रोत बताते हैं कि उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी संगठन में अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश की, अपनी क्षमता साबित करने की कोशिश की। फिर 1964 में नेहरू जी का निधन हुआ। एक युग का अंत।
लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने जी। और शास्त्री जी ने इंदिरा गांधी को अपने मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया। ये उनका पहला बड़ा सरकारी पद था। और इस भूमिका में, जैसा स्रोत बताते हैं, उन्होंने काफी अच्छा काम किया। दूरदर्शन, रेडियो को आम जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया, भारतीय कलाओं को प्रोत्साहन दिया। इससे उनके नेतृत्व क्षमता सामने आई। लेकिन फिर जनवरी 1966 में ताशकंद समझौते के ठीक बाद शास्त्री जी का अचानक निधन हो गया। ये देश के लिए, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया। हाँ, और यहीं पर कांग्रेस के जो पुराने दिग्गज नेता थे, कामराज, निजलिंगप्पा, एस.के. पाटिल, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, उन्होंने मोरारजी देसाई के बजाय इंदिरा गांधी का समर्थन किया। क्यों? उनकी क्या सोच थी? उनकी सोच शायद ये थी कि इंदिरा गांधी युवा हैं, अनुभव कम है, तो वो उनके नियंत्रण में रहेंगी। एक तरह से उन्हें गूंगी गुड़िया समझा गया था। लेकिन इतिहास ने कुछ और ही साबित किया। बिल्कुल। 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ये एक ऐतिहासिक पल था, पर उनके सामने चुनौतियां भी बहुत बड़ी थीं। गरीबी, अनाज की कमी, पार्टी के अंदर ही खींचतान। हाँ, प्रधानमंत्री बनते ही सबसे बड़ी चुनौती तो देश में अनाज की भारी कमी थी। हमें अमेरिका से PL 48 समझौते के तहत गेहूं मंगाना पड़ रहा था, और उसकी शर्तें ऐसी थीं कि देश का स्वाभिमान कहीं ना कहीं आहत होता था। तो आत्मनिर्भरता पहला लक्ष्य था। और यहीं से उनके वो बड़े और साहसिक फैसले शुरू होते हैं जिन पर आज भी बहस होती है। 1969 में 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जी। इसका मकसद क्या बताया गया? मकसद तो यही बताया गया कि बैंकिंग सुविधाएं गरीबों, किसानों, छोटे कारोबारियों तक पहुंचे, लोन मिलना आसान हो। और राजनीतिक रूप से देखें तो इस एक कदम ने उनकी छवि को गरीबों की नेता के रूप में बहुत मजबूत कर दिया। और दूसरा बड़ा कदम था राजा महाराजाओं को मिलने वाले प्रिवी पर्स को खत्म करना। हाँ, वो जो विशेष भत्ते मिलते थे, उसे खत्म करने का फैसला लिया गया। समानता की दिशा में एक कदम बताया गया इसे। लेकिन इन फैसलों का विरोध भी तो हुआ होगा, राजघरानों से, उद्योगपतियों से। जाहिर हुआ, और सिर्फ बाहर ही नहीं, पार्टी के अंदर भी। वो जो सिंडिकेट था, उससे उनका टकराव बढ़ गया, क्योंकि अब वो स्वतंत्र फैसले ले रही थीं, उनके नियंत्रण में नहीं थीं। नतीजा क्या हुआ इसका? नतीजा हुआ कांग्रेस का विभाजन। 1969 में पार्टी टूट गई। इंदिरा की कांग्रेस आर मतलब रूलिंग या रिक्विजिशनिस्ट, और सिंडिकेट की कांग्रेस ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन। अब लड़ाई खुलकर सामने आ गई। विदेश नीति में भी उन्होंने गुटनिरपेक्षता बनाए रखी, लेकिन सोवियत संघ के साथ संबंध मजबूत किए। हाँ, जो आगे चलकर 1971 में बहुत काम आया। और फिर आया 1971 का चुनाव। गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ का नारा। ये नारा बहुत चला, बहुत ज्यादा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये जनता से एक सीधा कनेक्शन था, एक वादा था। और जनता ने इस पे भरोसा किया। बिल्कुल। इंदिरा गांधी के कांग्रेस आर को जबरदस्त बहुमत मिला। वो अब सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थीं, वो देश की निर्विवाद नेता बनकर उभरी। सिंडिकेट लगभग खत्म हो गया। उन्होंने साबित कर दिया कि वो गूंगी गुड़िया नहीं है, बल्कि उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति है। 1971 सिर्फ चुनावी जीत का साल नहीं रहा। इसी साल दक्षिण एशिया का नक्शा भी बदल गया था। पूर्वी पाकिस्तान में संकट बहुत गहरा गया था। हाँ, पश्चिमी पाकिस्तान ने चुनाव जीतने वाले शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता देने से मना कर दिया, और फिर ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर वहां भयानक अत्याचार हुए। लाखों लोग शरणार्थी बनकर भारत आने लगे। भारत पर बहुत बड़ा बोझ आ पड़ा, आर्थिक भी, सामाजिक भी। जी। इंदिरा गांधी ने पहले कूटनीतिक कोशिशें की, दुनिया भर के नेताओं से मिली, उन्हें स्थिति समझाई, लेकिन अमेरिका जैसे देश पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम उठाया। अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ 20 साल की शांति, मैत्री और सहयोग संधि की। इसने एक तरह से चीन और अमेरिका के संभावित हस्तक्षेप के खिलाफ भारत को एक सुरक्षा कवच दे दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। और जब 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के एयरबेसों पर हमला किया, तो युद्ध शुरू हो गया। भारत इसके लिए तैयार था। भारतीय सेना ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से कार्रवाई की। और नतीजा चौंकाने वाला था। सिर्फ 13 दिनों के अंदर 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना के लगभग 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये विश्व इतिहास का शायद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था।
और एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, इसे इंदिरा गांधी के दृढ़ नेतृत्व, उनकी हिम्मत और उनकी कूटनीति की जीत माना गया। देश में उन्हें दुर्गा तक कहा गया। बिल्कुल, उनकी लोकप्रियता अपने शिखर पर थी और इस जीत ने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया। युद्ध के बाद जाहिर है देश का ध्यान वापस अंदरूनी चुनौतियों पर गया, खासकर गरीबी और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता। यही पर हरित क्रांति, जिसे पहले शुरू किया गया था, उसे और तेजी दी गई। इसका क्या असर हुआ? नई किस्म के बीज, बेहतर सिंचाई सुविधाएं, उर्वरकों का इस्तेमाल, इन सब से खासकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। भारत, जो अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर था, वो आत्मनिर्भर बन गया। ये एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि थी। PL 480 की निर्भरता खत्म हुई? बिल्कुल, और इसके साथ साथ समाजवादी नीतियां भी जारी रहीं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का असर जमीन तक पहुंचाने की कोशिश की गई, ग्रामीण रोजगार योजनाएं शुरू हुईं, गरीबों के लिए घर बनाने की योजनाएं बनी। प्रिवी पर्स का खात्मा भी इसी दिशा में एक कदम था। बेहद लोकप्रिय बनाया। उन्हें गरीबों की मसीहा या गरीबों की आवाज कहा जाने लगा। हाँ, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी था। उनकी बढ़ती हुई ताकत, सत्ता का जो केंद्रीकरण हो रहा था, और उनके समाजवादी नीतियों से उद्योगपति, अमीर वर्ग और विपक्षी दल, ये सब काफी नाखुश थे। राजनीतिक टकराव तेज हो रहा था। और यही टकराव हमें उस दौर की तरफ ले जाता है जिसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद या शायद कहें कि अंधकारमय दौर माना जाता है, आपातकाल। जी, दी इमरजेंसी। इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी? देखिए, कई कारण थे। 1973-74 में गुजरात और बिहार में बड़े छात्र आंदोलन हुए। जयप्रकाश नारायण जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। देश में महंगाई बढ़ रही थी, आर्थिक समस्याएं थीं, और फिर जून 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो फैसला आ गया, जिसने रायबरेली से उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। हाँ, और विपक्ष ने जेपी के नेतृत्व में उनके इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन छेड़ने की घोषणा कर दी। माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। और फिर 25 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से सिफारिश की और देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई, अनुच्छेद 352 के तहत। जी। आम लोगों के लिए इसका मतलब क्या था? क्या बदला? मतलब ये था कि लोकतंत्र एक तरह से निलंबित हो गया। हजारों विपक्षी नेता, जेपी, मोरारजी देसाई, वाजपेयी, आडवाणी, सब जेल में डाल दिए गए। प्रेस पर कठोर सेंसरशिप लगा दी गई। यानी अखबार छापने से पहले सरकार से पूछना पड़ता था। बिल्कुल। नागरिकों के मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए। आप सभा नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। इसी दौरान संजय गांधी का कद काफी बढ़ गया था और उनके कुछ कार्यक्रम, जैसे वो नसबंदी कार्यक्रम, उसे जबरदस्ती लागू करने के आरोप लगे, जिससे लोगों में बहुत गुस्सा था। हद तक कहा जाता है कि सरकारी दफ्तरों में काम सुधरा, ट्रेनें टाइम पर चलने लगी। लेकिन किस कीमत पर? वही सवाल है, लोकतंत्र की कीमत पर। मौलिक अधिकारों को छीन कर लाया गया अनुशासन, ये कितना सही था, इस पर आज भी बहस होती है। और फिर लगभग 21 महीने बाद जनवरी 1977 में उन्होंने अचानक चुनाव करवाने की घोषणा कर दी। ये फैसला क्यों लिया गया, इस पर भी अलग अलग मत हैं। शायद उन्हें खुफिया रिपोर्टों पर भरोसा था कि वो जीत जाएंगी, या शायद अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। कारण जो भी हो, चुनाव हुए और नतीजा चौंकाने वाला था। जनता ने आपातकाल के विरोध में वोट दिया। सारे विपक्षी दल एक साथ आए, जनता पार्टी बनी और उसे भारी बहुमत मिला। खुद इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों चुनाव हार गए। कांग्रेस पहली बार केंद्र की सत्ता से बाहर हुई। ये भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा मोड़ था। बिल्कुल। आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र पर एक काले धब्बे की तरह याद किया जाता है, लेकिन शायद इसने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति और ज्यादा जागरूक भी बनाया। लेकिन जनता पार्टी की सरकार भी ज्यादा चल नहीं पाई। नहीं, अंदरूनी झगड़ों की वजह से वो सरकार 2.5-3 साल में ही गिर गई। देश में फिर से एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन गया। और ऐसे में लोगों को फिर से एक मजबूत नेता की जरूरत महसूस हुई। ऐसा लगता है 1980 में जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी ने वापसी की। लोगों ने स्थिरता के लिए, एक जाने पहचाने मजबूत नेतृत्व के लिए उन्हें फिर से चुना। कांग्रेस भारी बहुमत से सत्ता में लौट आई। उनकी हार जितनी नाटकीय थी, वापसी भी उतनी ही नाटकीय थी। लेकिन सत्ता में वापसी के साथ नई चुनौतियां भी आईं, और इस बार सबसे गंभीर चुनौती पंजाब से आई। हाँ, पंजाब में बढ़ता अलगाववाद और खालिस्तान आंदोलन,
जिसका नेतृत्व कर रहे थे जॉनल सिंह भिंडरावाले। भिंडावाले, जिनके बारे में कहा जाता है कि शुरुआत में उन्हें कांग्रेस के ही एक गुट का समर्थन प्राप्त था, अकालियों को कमजोर करने के लिए। हाँ, ऐसी बातें कही जाती हैं, लेकिन बाद में वो खुद एक बड़ी चुनौती बन गए। उन्होंने अपने हथियारबंद समर्थकों के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर को, अकाल तख्त को अपना गढ़ बना लिया। पंजाब में हिंसा बढ़ने लगी। सरकार ने बातचीत की कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रहीं। जी, और तब इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही कठिन और जिसके परिणाम बहुत घातक हुए, वो फैसला लिया सेना को स्वर्ण मंदिर में भेजने का। जून 1984, ऑपरेशन ब्लू स्टार। हाँ, सेना स्वर्ण मंदिर परिसर में दाखिल हुई, भारी गोलीबारी हुई, भिंडरावाले और उनके कई समर्थक मारे गए, लेकिन इस कार्रवाई में बहुत से निर्दोष श्रद्धालु भी मारे गए और सिखों के सबसे पवित्र स्थल अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा। सरकार का कहना था कि ये देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए जरूरी था, लेकिन सिख समुदाय पर इसका क्या असर हुआ? सिख समुदाय के एक बहुत बड़े हिस्से के मन में गहरा जख्म लगा। उन्हें लगा कि उनके सबसे पवित्र स्थान का अपमान हुआ है। इंदिरा गांधी के प्रति भारी गुस्सा और नाराजगी पैदा हुई। ये एक ऐसा घाव था जो शायद आज तक पूरी तरह नहीं भरा है। इस ऑपरेशन के बाद देश का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। इंदिरा गांधी की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएं जताई जा रही थीं। हाँ, उन्हें खुद भी इस खतरे का एहसास था। उन्होंने अपनी हत्या से कुछ दिन पहले ही उड़ीसा में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनकी मृत्यु भी होती है तो उनके खून का हर कतरा इस देश को मजबूत करेगा। ये शब्द एक तरह से भविष्यवाणी जैसे साबित हुए। बिल्कुल। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह जब वो अपने आवास से दफ्तर की तरफ जा रही थीं, तो उनके ही 2 सिख सुरक्षा गार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार से बेहद आहत थे, उन्होंने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। उन्हें तुरंत एम्स ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। देश शोक में डूब गया, लेकिन इससे भी बड़ी त्रासदी ये हुई कि उनकी हत्या के बाद दिल्ली और देश के कई दूसरे शहरों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। हजारों निर्दोष सिखों को मार दिया गया, घरों को जला दिया गया। ये भारतीय इतिहास का एक और काला अध्याय था। हाँ, त्रासदी दर त्रासदी। तो इंदिरा गांधी की विरासत क्या है? स्रोत इसे कैसे देखते हैं? एक तरफ आयरन लेडी, 1971 की हीरो, हरित क्रांति की प्रणेता, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने वाली नेता, और दूसरी तरफ आपातकाल लगाने वाली, ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश देने वाली, सत्ता के केंद्रीकरण के आरोप झेलने वाली नेता। उन्हें तानाशाह प्रवृत्ति का भी कहा गया। हाँ, उनकी विरासत बहुत जटिल है, सीधी सपाट नहीं है। वो एक ही समय में बेहद लोकप्रिय भी थीं और बेहद विवादास्पद भी। उन्होंने भारत को गढ़ा भी और शायद कुछ गहरे जख्म भी दिए। लेकिन ये बात निर्विवाद है कि वो भारतीय इतिहास की सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और करिश्माई नेताओं में से एक थीं। उनके फैसलों ने भारत की दिशा बदली। अर्थव्यवस्था, समाज, विदेश नीति, सब पर उनका असर पड़ा। आप उन्हें पसंद करें या ना पसंद, पर आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये थी इंदिरा गांधी की कहानी। जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है, एक असाधारण जीवन, हिम्मत, ताकत, राजनीतिक समझ, कड़े फैसले, लेकिन साथ ही विवाद और त्रासदी। हमने उनके सफर की जटिलताओं को समझने की एक कोशिश की। और उनकी कहानी हमें नेतृत्व की जो मुश्किलें होती हैं, जो जटिलताएं होती हैं, व्यक्तिगत दृढ़ता और राजनीतिक फैसलों के जो दूरगामी परिणाम होते हैं, उन सब पर सोचने को मजबूर करती है। जाते जाते हम एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। उन महत्वपूर्ण दशकों में इंदिरा गांधी के निर्णायक पर अक्सर विवादास्पद नेतृत्व के बिना भारत का रास्ता कितना अलग हो सकता था? क्या कोई और उस दौर की चुनौतियों का सामना वैसे कर पाता? सही या गलत, ये सोचने की बात है। सोचने वाली बात है। इस गहन चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।